भारतीय जनता पार्टी 45 साल की हो गई है। इन 45 सालों में उसने प्रगति की आसमानी बुलंदियां छुई हैं। लगातार तीसरी बार केंद्र में उसकी सरकार है तो 21 राज्यों में भी उसका ही कब्जा है। मध्य प्रदेश तो देश भर में बीजेपी का मजबूत गढ़ है, जहां 2 दशक से भी अधिक समय में उसकी सरकार काबिज है। पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर मतदाताओं में और मजबूत पैठ बनाने बीजेपी ने एक नया अभियान शुरू किया है। 7 से 12 अप्रैल तक बीजेपी गांव चलो बस्ती चलो अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बीजेपी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गांवों, मोहल्लों और सेवा बस्तियों का दौरा करेंगे। कार्यकर्ता मंदिर, अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, कार्यालय आदि स्थानों पर जाकर स्वच्छता करेंगे। लेकिन सबसे अधिक फोकस केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर होगा। सरकार की जनहितैषी नीतियां और कार्यक्रम बताकर लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। अटल जी तक के सपने को पूरा करने का काम, चाहे धारा 370 होगी, सीए कानून होगा, ट्रिपल तलाक होगा, या अभी हाल ही में पारित वक्फ कानून में संशोधन पारित करके नया कानून बनाने का काम आज भारत की संसद ने किया है। तो कैन बेतवा जैसी लिंक परियोजना के रिवर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश के अंदर साकार रूप अटल जी के सपने को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इन सारे मुद्दों की चर्चा प्राथमिक सदस्यों से लेकर के हमारे सक्रिय सदस्यों तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। सभी हमारे पूर्व पदाधिकारी इन सम्मेलनों में सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के बीच भ्रम और झूठ फैलाने में माहिर है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों कांग्रेस की योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाकर चल रही हैं। जनता के बीच माहौल ऐसा ही खड़ा किया जा रहा है जैसे देश को आजादी ही 2014 के बाद मिली हो। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ही ये है कि करते कम है, बताते ज्यादा है। उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम इनका बना है। बहुत सी चीजें जो पुरानी चल रही हैं, केंद्र सरकार ने, यूपीए की सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस की जो सरकार रही थोड़े समय के लिए, कमलनाथ जी की, या 10-3 तक दिग्विजय सिंह जी की, उनका भी नाम बदल कर ये योजनाएं चला रहे हैं। सरकार का भी साथ इनको मिलता है, जिले के अधिकारी इनका साथ देते हैं, जो कि गलत परंपरा है। बीजेपी लगातार राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही तो उसकी वजह उसकी संगठनात्मक मजबूती तो है ही, इसके साथ ही उसने सरकारी योजना के हितग्राहियों को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। लाडली बहना जैसी योजनाओं की हितग्राही उसका मजबूत वोट बैंक बन चुकी हैं। देखना ये है कि बीजेपी का ये नया अभियान उसे कितनी मजबूती देता है और कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भाजपा के गांव चलो बस्ती चलो बीजेपी के अभियान पर। दरअसल ये भाजपा का अभियान है और कांग्रेस इस पर जो टिप्पणी कर रही है वो भी इस पर सुनने लायक है। बीजेपी तो कहती आई है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के काम में लग जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि बीजेपी 24/7 इलेक्शन के मूड पर रहती है। तो ये सुनने में लग सकता है कि ये कैसी बात है, लेकिन दरअसल बाकी जो दीगर पार्टियां हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। पहले ये था कि बीजेपी को ये सब करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिलती थी। अब यह है कि बीजेपी ये सब कुछ करती है और सफलता भी हासिल करती है। इसी को लेकर बातचीत है कि कांग्रेस कहती है कि वो करती कम है और बताती ज़्यादा है। दरअसल हम लोग कई बार चर्चा में कहते हैं कि बीजेपी 5 डे क्रिकेट मैच खेलती है, यानी टेस्ट मैच, और बाकी पार्टियां वनडे खेलती हैं और अब तो 2020 का रिवाज है। तो 2020 खेलने वाली पार्टी को थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये 5 दिन का मैच क्या होता है, लेकिन बीजेपी पूरे 5 साल मैच खेलती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता संतोष गौतम जी, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, और हमारे स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगेश जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या है बीजेपी के गांव चलो बस्ती चलो अभियान का राजनीतिक मकसद? सरकार की योजनाओं से सदस्यता विस्तार में कितनी कामयाब होगी भाजपा? कांग्रेस की योजनाओं में अपना ठप्पा लगाने के आरोप में कितना दम?
जनसंपर्क अभियानों में बीजेपी से पिछड़ क्यों जाती है कांग्रेस? तो ये सभी बहुत सारी बातें, लेकिन 4 खास मुद्दे और चर्चा में जुड़ गए हमारे चारों मेहमान, संतोष गौतम जी, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी और हमारे स्टूडियो में मौजूद है योगीराज योगेश जी। चर्चा की शुरुआत मेरा मन तो कह रहा है कि गौतम जी आपसे की जाए, और अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही है कि ये जो बीजेपी का अभियान है, बीजेपी मैंने शुरुआत में कहा था कि 24/7 इलेक्शन के मोड पर रहती है, तो ये राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक धर्म है या उसका अतिरेक है? इस पर भी आप कोई टिप्पणी करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आपकी पहले बातचीत, फिर मैं आऊँगा आलूवालिया जी के पास। देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन गई है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो चाहे उसकी पार्टी से जुड़े मुद्दे हो, वो उस पर अतिरेक पूर्ण बातें करती है और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताती है। हालांकि ये आप कहेंगे कि संदर्भ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, सभी को अपना पक्का मकान देंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी और आदि आदि तमाम बातें, काला धन लाएंगे, 15 लाख बांटेंगे, वो एक अलग विषय है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी कभी दावे करती है कि उसके 10 करोड़ सदस्य बन गए, कभी कहती है मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बन गए, लेकिन जब आंकड़े उठाए जाते हैं, वास्तव में जब फैक्ट चेकिंग होती है तो 70% नाम फर्जी पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबारों में छपा है कि 70% पिछली बार के नाम फर्जी थे, और कांग्रेस के लोगों के भी घर के सदस्यों के नाम उसमें आ जाते हैं क्योंकि वो मिस कॉल और तमाम तरीके से सदस्य बनाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसी जो ये अपने लोगों को जोड़ती, नए सदस्य बनाती है, उसको यही नहीं पता है कि हम कांग्रेसियों के घर के लोगों को भी जोड़ दे रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जीपना है वो उजागर होता है। जैसे हर जो भी आपदा आती, विपदा आती, उसमें कहा जाता है कि आरएसएस के इतने लोग वहां पर सेवा कर रहे थे। जब फैक्ट चेकिंग होती है तो वहां कोई नहीं मिलता आरएसएस का। अभी कुंभ में बात हुई, जब स्टैम्पीड हुई और कई लोग वहां पर गए, मौत के घाट उतर गए, तो वहां पर ये कहा गया कि आरएसएस के इतने लोग वहां पर सेवा कर रहे थे, जबकि कोई आरएसएस का वीडियो नहीं आया सेवा करते, कुछ नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी अतिरेक पूर्ण दावे करने के लिए आज कुख्यात हो गई है, और इस प्रकार की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से एक बात है, भारतीय जनता पार्टी कितने भी दावे कर ले, लेकिन देश की 34% जनता ने उसे चुना है। आज भी जो 66% जनता है उसके खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी दावे कर ले, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हुई। कुछ लोगों ने उसके इसको कहते हैं कि साख बचा ली, प्रधानमंत्री खुद 4 राउंड तक पीछे थे। तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी दावे कर ले, उसकी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। कांग्रेस दूसरी तरफ अब पूरी मजबूती के साथ बिना शोरगुल के, बिना प्रचार के आगे बढ़ रही है। चाहे राहुल गांधी जी ने सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया हो, और राहुल गांधी जी ने तो ये कहा कि हम जिला अध्यक्षों को जो टिकट के समय भी उनका बात सुनेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। उसका कोई चुनाव नहीं हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। अगर चुनाव हुआ हो जेपी नड्डा जी का पिछली बार, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं अगर कोई कह दे कि वो चुन कर आए, लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। कांग्रेस और भाजपा में फर्क है। कांग्रेस अपने फिर से उत्थान की तरफ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष को छू चुकी है और वो पतन की ओर अग्रसर हो रही है। चलिए डॉक्टर वाणी जी, बहुत सारी बातें हैं आप पर, पर्ची से अध्यक्ष निकाले जाने की बात भी, और एक बात डॉक्टर गौतम जी भूल गए, मुख्यमंत्री भी पर्ची से निकलते हैं। तो बीजेपी पर बड़े आरोप हैं, अध्यक्ष पर्ची से निकलते हैं, मुख्यमंत्री पर्ची से निकलते हैं, आप काम आप कम करते हैं, उसको बताते ज़्यादा हैं, और 34% लोगों ने आपको वोट दिया। बाकी दूसरे जो हम बात करेंगे 66% मेरे ख्याल से उन लोगों ने आपको नहीं चुना है, और कांग्रेस हमेशा इसके पहले बहुमत से आती रही है। अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि राहुल जी खड़गे जी काम कर रहे हैं, आप लोग सत्ता से का सुख बहुत दिन ले नहीं पाएंगे ऐसा लगता है। आपकी राय, जो संतोष जी ने कहा है, उससे आप कितनी सहमत हैं और कितनी असहमत? सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज जी आपको प्रणाम करती हूँ, राघवेंद्र जी आपको प्रणाम करती हूँ, संतोष जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, कांग्रेस का जो चाल चरित्र है बहुत स्पष्ट है, तुष्टीकरण, और हमारा जो तरीका है काम करने का, हमारा जो मुद्दा है वो है संतुष्टीकरण की राजनीति। तो ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अब मैं अगर ये कहूं कि राष्ट्रीय मुद्दों से कांग्रेस हट गई है, परे हो गई है, दूरी बना ली है, वो इनके करनी कथनी सब में तो दिख रहा है। अब और भी आप देखिए, कांग्रेस किस मजबूती के साथ सदन में बैठती है। राहुल गांधी पजामा और चप्पल पहन के आ जाते हैं और सो जाते हैं,
तो ये इनकी विचारधारा है और आप उसको कंपेयर कर लीजिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, बहुत अंतर है। हमारे पास एक विचारधारा है, एक मूल तंत्र है जिसके आधार पर हम लोगों के पास पहुंचते हैं और डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत हमारी विचारधारा से कनेक्ट करते हैं, जो प्रत्येक कार्यकर्ता एक जीवंत इकाई का रूप लेता है और काम करने में निपुण तरीके से काम करता है। अब राहुल गांधी ने तो कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है जो संतोष गौतम जी मेरे को इतना कुछ बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्ञान दे रहे थे, परंतु कहीं इनको खुद भी झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ तुलना करने के लिए और कार्यप्रणाली का आंकलन करने के लिए मुझे लगता है अभी इनको और बहुत सारा समय लग जाएगा। देखिए, संघ के ऊपर भी टिप्पणी की इन्होंने, तो मैं ये समझती हूँ कि ये संघ को जानते नहीं है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ इनको कि गौतम जी शाखा आइए, देखिए शाखा में संघ कैसे चुपचाप काम करता है, शालीनता के साथ, ईमानदारी के साथ। राष्ट्र बनता कैसे है? चरित्र निर्माण से। जब चरित्र निर्माण व्यक्ति निर्माण होता है, तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और अभी आप एक और टिप्पणी कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं और जो प्रक्रिया होती है जिससे अध्यक्ष चुना जाता है, तो भाई साहब समय लगता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व में गांधी परिवार के जैसे माता, बेटा, बेटी, ऐसे 5-6 सदस्य थोड़ी हैं जिनमें से एक को हमने अध्यक्ष चुनना है। गिनती करके कहीं ना कहीं वो गेम खेलते हैं ना बच्चे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरे को कैप्टन बनाना है, वैसे नहीं होता। लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं इस देश में और उनके चयन से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में समय भी लगेगा और ये प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है। और ये जो आप बार बार हमारे कार्य पे, हमारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, तो भाई साहब आंख खोल लीजिए। शायद आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अब बहुत वर्ष और लग जाएंगे, परंतु सत्य ये है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत तक, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, कई जगह पर अब 21-22 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली में तो आपने खाता नहीं खोला है। ये दूसरी बात है कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु सत्य ये है। डॉक्टर वाणी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बीच में आपको टोकना चाहता हूँ। दरअसल हम विषय से भटक रहे हैं। आप संतोष गौतम जी का तो जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने आपको फंसा लिया है, आरोप लगाया, आप उसी पर उलझ के जवाब देने में, जबकि अपना मूल विषय ये कि 7 से 12 अप्रैल तक आप गांव चलो बस्ती चलो अभियान में लगे हैं। मुझे लगता है कि उस पर फोकस करिए। उनका तो काम है कि वो आपको विषय से भटका दें। मैं पहले तो अगर आप 3 मिनट इसी पर कह देंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, मेरा ये कहना है जी। देखिए, गांव चलो, ये जो गांव चलो अभियान है, देखिए 45 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी को हुए हैं, झोली में 2 सीट लेके जो हम निकले थे और अब सुशासन की जो ये प्रक्रिया कायम की है इस देश में, तो कार्यकर्ताओं को ये तंत्र दिया गया है कि 8 घंटे वो गांव में, बस्तियों में बिताएंगे। विचारधारा का विस्तार होगा, जो नेतृत्व है, जो विकसित भारत का जो परिदृश्य है 2047 का, उसके बारे में लोगों को लाभकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। विचारधारा प्रबल होगी, लोगों से संपर्क होगा, विकास की समितियां बनेंगी, जागरूकता, समरसता और नागरिक कर्तव्यों के बारे में लोगों को जानकारियां देंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल संतोष जी, मेरा काम है दोनों को मदद करना। मैं, आप विषय से भटक रही थी, मैंने उसमें मदद की। संतोष जी को मैं अगले दौर की बातचीत के लिए कह रहा हूँ कि करप्शन के मुद्दे को आप भूल रहे हैं। वो भी एक बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए। आप सिर्फ इसी पर अटक रहे हैं कि बीजेपी बोलती काम कम करती है, बातें ज़्यादा करती है, इलेक्शन के मोड पर रहती है, लेकिन ये सब करने के बाद भी करप्शन कितना कम ज़्यादा हो रहा है, इस पर भी आपसे मैं जानना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं आ रहा हूँ योगीराज जी की तरफ। योगीराज जी, सदन में कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? वैसे सदन का कोई ड्रेस कोड तो होता नहीं है, आप बरमूडा पहनकर भी आ सकते हैं, कोई उस पर रोक नहीं सकता। पजामा और वो माने आप टी शर्ट पहनकर भी आ सकते हैं, लेकिन एक परंपरा होती है। हालांकि ये विषय नहीं है, चूँकि इस पर कोई टिप्पणी हुई है इनकी तरफ से, आलूवानी जी मैडम की तरफ से, तो आप चाहें तो बोलें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी 24 घंटे चुनाव के मोड पर रहती है। अब राजनीतिक दल है तो 24 घंटे चुनाव पर
पर काम करने का उसका हक बनता है। दूसरे नहीं करते हैं तो ये उनकी कमजोरी है, किसी ने मना तो नहीं किया है। मेरा कहना है ये कि काम करें लेकिन रिजल्ट जनता के हित में आना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए, डेवलपमेंट ठीक होना चाहिए, इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे जिस पर बात करने की ज़रूरत है। कौन 24 घंटे काम कर रहा नहीं कर रहा ये अलग है। हमको आम जनता को परिणाम से मतलब है। अगर परिणाम अच्छे हैं तो आप दिन भर सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 24 घंटे काम में लगे हैं, राजनीति कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छे नहीं है तो बेकार है। आपकी इस पर राय, भाजपा का गाँव चलो बस्ती चलो अभियान किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, जब आप शिखर पर होते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का मोबिलाइज कैसे करें। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसी 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें जो कार्यकर्ता बीजेपी के मामले में ये मतलब एक मिसाल है, संगठन को कैसे गढ़ा जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया जाता है। क्योंकि जब आप सर्वोच्च हासिल कर लेते हैं तो फिर एक तरह से न्यूट्रलिटी का भी एक भाव कार्यकर्ताओं में आ जाता है, साहब अब तो हम यहाँ से वहाँ तक हम ही हमें। तो ऐसे में बीजेपी के संगठन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और वो समय समय पर ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं। और उसी प्रोग्राम के तहत एक ये प्रोग्राम है कि साहब हम गांव जाएंगे, बस्ती में जाएंगे, उन बस्तियों में उन गाँव में जाकर उन्होंने स्थान भी चयनित किए, मंदिर में ये करेंगे और चौक चौराहे पर जाके लोगों को बात करेंगे, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव अच्छा होता है क्योंकि ये एक सतत संपर्क का भी एक जरिया होता है। लोग इस बहाने, कार्यकर्ता इस बहाने लोगों से मिलते हैं, अपनी बात वहाँ रखते हैं, लोग भी उनसे इंटरेक्ट होते हैं। तो कम से कम ये लगता है कि गांव में चौक चौराहों पर, मोहल्लों में कुछ ना कुछ हो रहा है जी। दूसरी तरफ ये कि यदि मान लो आप शिखर पर नहीं है और शून्य पर हैं तो भी ये आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बनती कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज करें, कैसे लोगों से आपको कनेक्ट पब्लिक से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा वर्क करने की आवश्यकता है। और ये एक बड़ी बात है कि साहब ये बात सही है कि 12 करोड़ कार्यकर्ता हो सकता है उसमें, जो कि मिस कॉल वाली व्यवस्था है तो कई कांग्रेसी भी उसमें जुड़ गए हों, दूसरे कार्यकर्ता भी उसमें जुड़ गए हों। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया, कई लोग नहीं होते तो भी जुड़ जाते हैं। लेकिन देखा तो हमने कि कट्टर कांग्रेसी उनकी पार्टी में शामिल हुए, ये एक अलग बात है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, अक्सर ये बात कही जाती है चुनाव के बाद या कांग्रेस की तरफ से कि साहब अभी तो इनको 34% जनता का समर्थन प्राप्त है, 66% जनता जो है वो अभी भी इनके अगेंस्ट में। इंदिरा गांधी ने जब शासन किया वो 17% पे प्रधानमंत्री बन गई, तो माना जाए कि साहब 83% जनता उनके अगेंस्ट में रही। कांग्रेस को कब इतने % वोट मिले सरकार में? तो ये आकलन भी नहीं करना चाहिए। ये तो चूंकि अपने एक व्यवस्था है, योगीराज जी 50 में से 51 जो ले आएगा वो विजेता घोषित हो जाएगा। ये तो वो है कि जनता की अदालत है, उसमें हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से अपने तर्क रखते हैं। हर पार्टी के वकील के तौर पर मैं जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, जो स्पोक्समैन, उनको मानता हूं कि ये अपनी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और प्लस ये बैरिस्टर की भूमिका में है, ये तर्क दे रहे हैं। अब लोग तय करेंगे कि नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ जो पैनल बैठा है मैं ये मानता हूँ कि बड़ा विद्वान पैनल है और बहुत कम ऐसा होता है जब चर्चा इतनी शांतिपूर्वक संपन्न होती है। तो उसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है। संतोष जी नो डाउट वो कभी चिल्ला चोट वाली व्यवस्था में बात नहीं करते, लेकिन मैंने भी एक पॉइंट रखा है इसमें। बिल्कुल, संतोष जी इस पर गौर करेंगे। हमें लगता है कि वो सर्च कर रहे हैं कि क्या कोई बीजेपी का पक्ष नहीं रख रहा है। चलिए तो मैं आता हूं। दरअसल संतोष जी, आपकी बहुत सारी बातें काबिल गौर हैं और मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस इनिशिएटिव लेगी तो उसका जरूर कहीं ना कहीं जनमत बढ़ेगा। और बीजेपी का तो काम है कि वो पहले दिन से कहती है कि हम 24 घंटे इलेक्शन के मूड पर रहते हैं, लेकिन सवाल ये कि संगठन को सशक्त करने के लिए जो भी काम हो हर पार्टी को करना चाहिए, सभी पार्टियां करती है। एक अंतिम लाइन जोड़ूंगा मैं सिर्फ इसमें कि कई बार हमने देखा है कि भाजपा की मजबूती के लिए विपक्ष के लोग भी काम करते हैं। ऐसा लगता है कि वो भाजपा के सहयोग के लिए बयानबाजी कर देते हैं और फिर पूरी विपक्ष जो है उसकी सफाई देता फिरता है। तो ऐसे कई मौके ऐन चुनाव के वक्त भी आए और बीच बीच में भी आते रहते हैं। भाजपा का जैसे मुद्दा है कि वो राष्ट्रवाद की बात करती है, तो जब दूसरे दल राष्ट्रवाद के इतर बात करते हैं तो बीजेपी उसको मुद्दा बनाती है। और ये मुद्दा जब वो जनता के बीच में लेकर जाते हैं तो वो उदाहरण कहते हैं कि साहब देखिए विपक्ष ये कह रहा है और हम ये कह रहे हैं। तो कई बार जैसे आपके मुद्दे पर आलू भालिया जी ट्रैप हो गई थी कि आपने दूसरी बातें की और वो उसी पर उलझ गई। तो कई बार जो विपक्ष कहता है बीजेपी उसका लाभ ले लेती है। अब वो लाभ लेने की चतुराई भाजपा में है या विपक्ष कई बार गलतियां कर जाता है? अगर आप चाहें तो इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं बहुत विस्तार के साथ, समय पूरा मिलेगा। हालांकि अंतिम दौर की बातचीत है, आग्रह है कि थोड़ा सा संक्षेप में कहेंगे तो बेहतर है, बाकी जैसे आप उचित समझे।
संतोष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो योगीराज जी अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं, थोड़ा कट गया है। आपकी राय कि बीजेपी तो अपने फन में माहिर है, वो राजनीति कर रही 24 घंटे, क्योंकि वो राजनीतिक दल है। बाकी दल नहीं कर पा रहा तो इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। उनको अपनी कमियां दूर करनी चाहिए। वो भी 24 घंटे राजनीति करके किसने मना किया है? आपकी राय फिर जब तक संपर्क जुड़ जाएगा हमारा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना संगठन के लिए बड़ी चुनौती होता है कि आप उनको कैसे उनको प्रोग्राम दें, क्या प्रोग्राम लॉन्च करें, समय के अनुसार कौन सा प्रोग्राम उचित होगा। तो ये एक पूरा प्लानिंग के तहत काम संगठन करता है। और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो संगठन के जो नेतृत्व जो है वो इस मामले में बड़ा शार्प है कि कब कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, किसकी क्या आवश्यकता है, किसको कैसे उसमें अभियान में धकेला जाए। इस मामले में थोड़ा सा वो बहुत वर्क करते हैं और माइन्यूटली वर्क करते हैं, और इसलिए उनका संगठन। चलिए, संतोष जी से हमारा संपर्क हो गया है। संतोष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ। बीच में संपर्क कट गया था, मैं बहुत सारी बातें बोल गया था। अगर आपने सुनी हो तो आप जरूर उसका अपनी बातचीत में उनको शामिल कर सकते हैं। आपकी राय? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। चलिए, अब लेकिन मेरे ख्याल से 8:22 हो रहा है, समय कम है। आप जो आपको वाणी जी ने कहा था उस पर ही आप टिप्पणी करें। मैं ये कहना चाहता हूँ राघवेंद्र जी कि वाणी जी ने बहुत ही अगंभीर टिप्पणी की है और मेरे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि आरएसएस के विषय में मुझे बहुत पता नहीं है। आरएसएस के विषय में मुझे बहुत पता है, तभी मैं कांग्रेस में हूँ। आरएसएस के आजादी के आंदोलन में योगदान के बारे में पता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पता है, 52 वर्षों तक अपनी शाखाओं पर झंडा नहीं लगाने के बारे में पता है। काफी कुछ पता है मुझे आरएसएस के बारे में, इसलिए मुझे इस पर ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी टी शर्ट और बरमूडा में आ जाते हैं या चप्पल में आ जाते हैं, तो उनके पास अडानी जैसे फाइनेंसर नहीं है जिनको वो देश बेच रहे हैं। मोदी जी 10 लाख का सूट राहुल जी नहीं पहन सकते। राहुल जी टी शर्ट और इसलिए बरमूडा में आ जाते हैं या चप्पल में आ जाते हैं क्योंकि किसानों के प्रतिनिधि, वो जमीन पर जितने मजदूर हैं उनके प्रतिनिधि हैं। मोदी जी को कभी देखा किसी मजदूर के पास जाते हुए, कभी किसी किसान के पास जाते हुए? तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमको ये ज्ञान देने की कोशिश न करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है और चुनावी सफलता का मामला मतलब ये नहीं है कि वो हर दृष्टि से सही है। चुनावी सफलता है तो मुसोलिनी और हिटलर को भी मिली थी, लेकिन देश बर्बाद हो गया था। ये समझना की बहुत जरूरत है कि इटली में भी मुसोलिनी सफल हुआ था और जर्मनी में हिटलर सफल हुआ था, लेकिन वो देश बर्बाद हो गए थे। आज ये जब गांव घर चलो अभियान जब चला रहे हैं तो जनता इनसे पूछेगी जरूर कि आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, क्यों नहीं हुई? इतनी सारी किसान आत्महत्याओं का जवाबदार कौन है? मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसान क्यों लाइनों में लगा हुआ था? यहाँ पर भयंकर बेरोजगारी क्यों फैली हुई है? महंगाई नियंत्रण में क्यों नहीं है? पेट्रोल का दाम 100 रुपए के ऊपर है कि नहीं है? डीजल का दाम 90 रुपए के ऊपर है कि नहीं? जबकि क्रूड के दाम बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जनता से लगातार टैक्स वसूली की जा रही है और देश के संसाधनों को छीन कर अपने दोस्तों को दिया जा रहा है, और वही दोस्त बाद में फाइनेंस करता है। उसी के बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं दिल्ली में। नोएडा के जिसको कहते हैं ना कि नोएडा का जो माफिया है वो अडानी और अंबानी चला रहे हैं। तो हमको ज्यादा इस पर दृष्टि प्रकाश डालने की जरूरत नहीं। चलिए, आप इस पर बहुत नाराज मत होइए। ये तो प्रतिपक्ष नाते वो उन्होंने पूछा था, आपने बता दिया कि हमें बहुत ज्ञान है, वो मान जाएंगी, मैं समझ लेता हूँ। मैडम आहलूवालिया जी, समय कम रहेगा अब, चूंकि बीच में कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई थी। आप उनकी बात आपने सुन ली है, 2-4-5 वाक्यों में अच्छे से उत्तर दे दीजिए आप बस। देखिए, राहुल गांधी एक काल्पनिक प्रतिनिधि है इस देश की जनता के लिए, क्योंकि वो लगातार कगार पे है, और शायद काल्पनिक इसलिए और भी क्योंकि इसलिए वो सदन में जाकर सोते हैं मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे डिस्कशन से, या तो वो सदन से एब्सेंट हो जाते हैं या फिर इस वक्त सोते रहते हैं। तो वाणी जी, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। गौतम जी, ये तो अच्छी बात है आपके लिए लाभ का सौदा है, तो आपकी मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी जो हो वो कम से कम राजनीतिक मुद्दों पे डिस्कशन करने लायक तो हो। सोता हुआ विपक्ष किस काम का, ना आपका ना हमारे। और रही बात गौतम जी, तो थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। मुझे लगता है जहां आपके जो जानकार हैं, जो होमवर्क कराते हैं आप लोगों से, तो लाशों की राजनीति हमेशा मत करिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत जिम्मेदारी से व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण में इतने वर्षों में उसने खपाए हैं, और जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कल्पना के भी बाहर है। और आपको याद दिला दूं, मैडम आहलूवालिया जी ने एक स्वयंसेवक का आभार व्यक्त किया था
जब झंडारोपण के वक्त मेरा आपसे आग्रह है कि सुलझाने का काम किया आप राज्य सरकार के काम के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में, अभियान के बारे में आपने बता दिया। देखिए, इस पर 2-3 वाक्यों में टिप्पणी करें क्योंकि समय नहीं बचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश का जो कार्यकर्ता है, ये कैडर बेस्ड पार्टी, ये विष्णु दत्त शर्मा जी के अथक प्रयासों में जो एक राजनीतिक दल उभर के आया है मध्य भारत का, ये एक सोचने और समझने वाली, प्रेरणा लेने वाली कल्पना है। और ये जो कार्यकर्ता है, छोटा सा उदाहरण देती हूँ सकारात्मक कार्य का। ये कार्यकर्ता अब जाएंगे मंदिरों में, जो लोकल वहां भवन होते हैं गांव में, वहां स्वच्छता में भी ये लोग कारगर सेवा करेंगे। तो आप ये देखिए, एक राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति नहीं परंतु समाज निर्माण में भी काम कर रहा है। इसी पर तो आपको बोलना था, आप भटक गई। चलिए, लेकिन समय की कमी में अंतिम टिप्पणी लेता हूं। योगीराज जी, आपके साथ समय खत्म हो चला, 2-4 वाक्यों में मेरा आग्रह है। जी, लोकतंत्र के लिए तो बहुत आवश्यक है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहे, लेकिन विपक्ष को मजबूत होने के लिए वैसे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। अब मध्य प्रदेश की यदि बात करें, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी अपने एरिस्टोक्रेटिक अंदाज के लिए जाने जा रहे हैं। उनको पानी कौन सा चाहिए, वो उनको एसी कमरे में एसी है कि नहीं चाहिए। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो संगठन काम नहीं करता, आपको मैदान में जाना पड़ेगा। और ये बात सही है, अभी आपका एक दौर है, लेकिन यही दौर है जब आप उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ सकते। बिल्कुल कह सकते हैं कि सब दलों की बात कर रहा हूँ, किसी एक सत्ताधारी विपक्षी बात नहीं कर रहा हूँ। सियासी दलों में एक खास बात है कि वो अपने दल के भीतर जो मर्ज है उसका जितना इलाज कर रहा है वो मर्ज उतना ही बढ़ता जा रहा है। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, करप्शन की बात करें, 52 किलो सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस जनता के बीच में बन नहीं पाता है। ये विपक्ष की मुझे लगता है कि कमजोरी है, जबकि जनता इस मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई और विपक्ष दोनों की भूमिका पर टकटकी लगाए बैठी। लेकिन मुझे लगता है कि असरदार दोनों तरफ से कमी दिख रही है कि असरदार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि दोनों दल सफल होंगे और गांव चलो बस्ती चलो अभियान के बीच में भाजपा तो मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करेगी। इसी उम्मीद के साथ एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का साधुवाद। संतोष जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी आपका साधुवाद और योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।